दिस इज लेक्चर नंबर 4 ऑफ वर्क पावर एनर्जी और इस पार्ट में हम कुछ कॉन्सेप्ट सीखेंगे और उसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट सीखिए कि हम लोगों ने सीखा था कि वर्क डन हम अलग अलग मेथड से कैलकुलेट करते हैं। अब हम एक और तरीका हम सीखने जा रहे हैं जिससे हम वर्क डन कैलकुलेट करेंगे। वो है कि अगर आपको ग्राफ दे दे, अगर आपको ग्राफ दे दे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, और आपको ग्राफ दे दे एक्सेलेरेशन और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, तब हम कैसे वर्क डन निकालेंगे ग्राफ से, वो सीखिए। देखिए, वर्क डन का फॉर्मूला आपको पता है, वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ डॉट डी एक्स, ठीक है, विथ अ प्रॉपर लिमिट। अब देखिए, अगर आपको फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ गिवन है तो उसका एरिया आप ले लीजिएगा तो वही वर्क डन देगा। तो अगर आपके पास फोर्स डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है, उसका एरिया लीजिएगा तो आपके पास वर्क डन आएगा। और एरिया लेते वक्त आप साइन को इंक्लूड करेंगे, साइन के साथ लिखेंगे एरिया। अगर आपके पास एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है तो आप क्या करिएगा, ढंग से सुनिए। एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का जो ग्राफ है उसके अंदर का आप एरिया लीजिएगा और साथ ही साथ मास से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपके पास वर्क डन आएगा। तो वर्क डन निकालने का दो तरीका, फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ हो, एरिया ले लीजिए, डायरेक्ट वर्क डन विथ पॉजिटिव साइन और नेगेटिव साइन कंसीडर करेंगे। एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ हो तो एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट का एरिया तो लेंगे और साथ ही साथ मास से मल्टीप्लाइड कर देंगे, आपके पास वर्क डन आ जाएगा। डन। सो मास मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ विल बी इक्वल टू वर्क। सो वर्क विल बी इक्वल टू एरिया अंडर एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ इनटू मास। जैसे इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन देखिए, जैसे आपको देखिए इस क्वेश्चन में आपके पास एक ग्राफ है, ठीक, ये आपके पास देखिए 10 न्यूटन ग्राफ, बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करिए सारा मार्किंग, और आपको बोला है कि यहां पे आप वर्क डन कैलकुलेट करिए। तो देखिए आपके पास ग्राफ जो है वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में है, तो डायरेक्ट एरिया लिखेंगे विथ साइन तो आपके पास वर्क डन आ जाएगा। तो अब आप एरिया देखना स्टार्ट करिए। ये इस ग्राफ का जो एरिया होगा, इस पार्ट का जो एरिया होगा वो पॉजिटिव होगा, और ये आपको ट्रेपीजियम दिख रहा होगा, तो इस ट्रेपीजियम को हम यहां बाहर निकाल करके साइड में ले आए। और आपको पता है कि एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या लिखते हैं, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड, ये लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। तो अब ध्यान से देखिए, ये आपके पास ट्रेपीजियम है तो सम ऑफ पैरेलल साइड मतलब ये साइड और ये साइड। तो इस ग्राफ में देखिए, इस साइड का वैल्यू है 6 मीटर और इस साइड का वैल्यू है टोटल 8 मीटर। तो सम ऑफ पैरेलल साइड मतलब 8 + 6 हाफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड जो कि कितना है 10 न्यूटन के बराबर। तो यहां 10 लिखेंगे तो आपके पास एरिया ऑफ ट्रेपीजियम आ गया इतना, माइनस इस ग्राफ को, इस वाले पार्ट को माइनस करेंगे क्योंकि नेगेटिव एक्स एक्सिस में है। तो ये ट्राइंगल है तो हाफ बेस 10 - 8 इंटू हाइट कितना है 5, तो यहां पे आपके पास वर्क डन आएगा। सिमिलरली अगर आपके पास एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ गिवन हो, जैसे इस क्वेश्चन में देखिए आप, इसमें आपको एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ गिवन है। कौन सा ग्राफ गिवन है, एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ गिवन है, और आपको निकालना है फाइंड वर्क डन बाय द फोर्स फ्रॉम एक्स इज इक्वल टू 0 to 10 मीटर, 0 से 10 मीटर। तो मैंने आपको सिखाया था, आप क्या करिए, एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट का एरिया लीजिए और मास से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इसका एरिया लीजिए, ये आपके पास देखिए ट्रेपीजियम है, ट्रेपीजियम का एरिया हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड यानी ये साइड 8 + 6 - 2 4, तो 8 + 4 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है 20 इंटू 20 माइनस ये आपके पास देखिए क्या है, हाँ रेक्टेंगल है तो बेस इंटू हाइट लगेंगे, इसका माइनस क्योंकि नीचे है तो आपके पास वर्क डन आएगा। यहां तो एरिया लिए हैं, फिर आप मास से मल्टीप्लाई करिएगा 4, जो आपको 4 kg गिवन है। नेक्स्ट एक कॉन्सेप्ट सीखिए, आपके पास देखिए 2 ब्लॉक है और इस नीचे वाले ब्लॉक पे हम एफ फोर्स लगा रहे हैं, राइट साइड में एफ फोर्स लगा रहे हैं। तो आपको पता है जब इस ब्लॉक को हम खींचेंगे तो ये ए ब्लॉक जो था वो रेस्ट पे था बी ब्लॉक पे, तो जैसे ही बी ब्लॉक को नीचे से खींचेंगे तो ए ब्लॉक का टेंडेंसी होगा पीछे जाने का। क्या होगा, टेंडेंसी पीछे जाने का। और अगर मान लीजिए कि फोर्स हमने बहुत कम लगाया ताकि दोनों ब्लॉक साथ में चल सके, तो यहां जो फ्रिक्शन होगा वो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। तो अब आप देखिए ध्यान से, जैसे ही बी ब्लॉक को खींचेंगे ए ब्लॉक का टेंडेंसी होगा पीछे जाने का, पर वो रुका हुआ है यानी उसके ऊपर फ्रिक्शन आगे लगेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन।
तो ये देखिए ए ब्लॉक पे स्टैटिक फ्रिक्शन आगे लगेगा। तो अगर ए ब्लॉक पे स्टैटिक फ्रिक्शन आगे लगेगा तो एक्शन रिएक्शन पेयर से बी ब्लॉक पे स्टैटिक फ्रिक्शन पीछे लगेगा। तो अगर हम दोनों का अलग अलग एफबीडी डायग्राम बनाए तो ए ब्लॉक पे आगे की तरफ फ्रिक्शन और बी ब्लॉक पे पीछे की तरफ स्टैटिक फ्रिक्शन, आगे की तरफ एक्सटर्नल फोर्स। और मान लेते हैं दोनों ब्लॉक एक साथ डिस्प्लेस हो गया एस डिस्टेंस तक। तो आप बताइए कि वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन ऑन ब्लॉक बी एंड ए। तो ए ब्लॉक की पहले चर्चा करिए। ए ब्लॉक पे जो स्टैटिक फ्रिक्शन का वर्क डन है वो कैसे करेंगे? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है, तो वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन ऑन ब्लॉक ए विल बी पॉजिटिव फ्रिक्शन का फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन बी पे बात करिए, स्टैटिक फ्रिक्शन का वर्क डन, स्टैटिक फ्रिक्शन पीछे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट आगे है, तो बी पे नेगेटिव आएगा। डन। और टोटल वर्क डन निकालना है बाय स्टैटिक फ्रिक्शन ऑन द सिस्टम, तो दोनों को ऐड करेंगे तो देखिए 0 आया। अब देखिए यहां से क्या सीख मिलता है? यहां से सीख मिलता है कि क्या स्टैटिक फ्रिक्शन का वर्क डन पॉजिटिव हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। क्या स्टैटिक फ्रिक्शन का वर्क डन नेगेटिव हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। क्या वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन 0 हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तो ऐसे आपको असर्शन रीजन क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो ये हुआ स्टैटिक फ्रिक्शन की बात। सिमिलरली हम डिस्कस कर सकते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन मतलब, हाँ, आप अब इस ब्लॉक को इतने फोर्स से खींच रहे हैं कि ये ब्लॉक जो है इस पे स्टैटिक फ्रिक्शन लगना बंद हो गया। अब ये ब्लॉक पीछे स्लाइड किया और जब आगे बढ़ा तो देखिए ब्लॉक S0 पीछे स्लाइड कर गया। डन। तो जब आप बी ब्लॉक को नीचे से खींचिएगा तो ए ब्लॉक पे अब जो फ्रिक्शन लगेगा आगे की तरफ, क्योंकि चल रहा है, वो लगेगा काइनेटिक फ्रिक्शन। तो ए ब्लॉक पे देखिए काइनेटिक फ्रिक्शन इधर, तो एक्शन रिएक्शन पेयर से बी ब्लॉक पे पीछे। तो अगर हम एफबीडी बनाएंगे तो ए ब्लॉक पे आगे की तरफ काइनेटिक फ्रिक्शन, पीछे की तरफ बी ब्लॉक पे काइनेटिक फ्रिक्शन, और आप निकालिए वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन। वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन। तो अब आप ध्यान से सुनिए, ध्यान से क्या सुनिएगा? जो ए ब्लॉक है इस पे फ्रिक्शन फोर्स आगे है, पर इसका डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करिए। देखिए ए ब्लॉक गया एस, लेकिन पीछे आया S0, तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? S माइनस S0। तो वर्क डन ऑन ए बाय काइनेटिक फ्रिक्शन वो आ जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि सेम डायरेक्शन में वो आ जाएगा S माइनस S0 और काइनेटिक फ्रिक्शन का। लेकिन बी ब्लॉक में काइनेटिक फ्रिक्शन पीछे है, डिस्प्लेसमेंट आगे, तो बी ब्लॉक पे नेगेटिव आएगा वर्क डन बाय फ्रिक्शन। अब आप इस दोनों को ऐड करिए, दोनों को ऐड करिएगा तो देखिए S यहां से ऐड करिएगा, सॉल्व करिए तो आपके पास टोटल वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन द सिस्टम आ जाएगा माइनस फ्रिक्शन ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन का फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब आप ध्यान से देखिए, क्या काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्क डन पॉजिटिव हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। नेगेटिव हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। क्या वो 0 हो सकता है? नहीं हो सकता है। टोटल वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन कैन नेवर बिकम 0, इट विल बी ऑलवेज नेगेटिव। तो आइए इस पॉइंट को लिख लेते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन कैन डू पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क, बट टोटल वर्क डन ऑन द सिस्टम बाय स्टैटिक फ्रिक्शन विल बी 0। सिमिलरली काइनेटिक फ्रिक्शन कैन डू पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क, बट टोटल वर्क डन ऑन द सिस्टम बाय काइनेटिक फ्रिक्शन विल बी नेवर 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें एक रॉड यहां पे है, एक रॉड है और इसमें हम क्या करते हैं? हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाते हैं, और हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाकर रॉड को हम वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल ले गए। ठीक है, तो आपको बताना है वर्क डन बाय दिस फोर्स। तो आपको पता है वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए इस रॉड का डिस्प्लेसमेंट 2 डायरेक्शन में है। एक तो पहले आप देखिए कि फोर्स किस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे लग रहा है, इस पे लग रहा है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट 2 डायरेक्शन में, एक तो एक्स में भी है, एक वाई में भी है। डन। पर यहां पे हम y वाला कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन परपेंडिकुलर है, उसका वर्क डन 0 आएगा। x वाले में कन्वर्ट कैलकुलेट करेंगे, x वाले को कंसीडर करेंगे, तो वर्क डन आता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट x डायरेक्शन में l के बराबर है, तो यहां जो वर्क डन आ जाएगा वो आ जाएगा F इंटू एल, y डायरेक्शन में 0 आएगा। सिमिलरली इस क्वेश्चन में देखिए आपको बोला है कि एक जो ब्लॉक है उसको हम हॉरिजॉन्टल स्मूथ क्वार्टर सर्कल में मूव करवाते हैं यहां से यहां तक। ठीक है, आपको रेडियस गिवन है, तो आपको बताना है एक फोर्स लगा करके करते हैं। देखिए इस फोर्स में हॉरिजॉन्टली इस फोर्स को लगाते हैं, हर वक्त हॉरिजॉन्टली लगाते हैं एक्स डायरेक्शन में। तो आपको बताना है फोर्स इज ऑलवेज हॉरिजॉन्टल, तो आपको बताना है इस फोर्स का वर्क डन।
और अगर फोर्स टेंडेंशियल है पाथ के, तब आपको वर्क डन बताना है। तो पहले इस केस के बारे में डिस्कस करते हैं। हमेशा फोर्स कैसे कैसे हॉरिजॉन्टल है, तो जब ये ब्लॉक यहां से यहां आएगा, जब ये ब्लॉक यहां से आया तो आप पॉइंट ऑफ कांटेक्ट देखिए फोर्स का, उसका डिस्प्लेसमेंट देखिए, उसका नेट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। वाई डायरेक्शन में तो नेट डिस्प्लेसमेंट आर है, पर फोर्स और परपेंडिकुलर वाई डायरेक्शन और उसका वर्क डन 0 आएगा। वर्क डन 0 इसलिए आएगा क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्री हो गए। लेकिन एक्स डायरेक्शन की बात करते हैं तो एक्स डायरेक्शन में जो देखिए नेट डिस्प्लेसमेंट आर है और फोर्स इधर है सेम डायरेक्शन में, तो वर्क डन होगा फोर्स इंटू आर। लेकिन अगर आप जैसे ही फोर्स टेंजेंशियल लगाते हैं, तो टेंजेंशियल लगाते हैं तो अब जो फोर्स हर एक टाइम पे उसका वैल्यू डिफरेंट होगा, क्योंकि फोर्स हर एक टेंजेंशियल पे उसका मैग्नीट्यूड अलग होगा, क्योंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो अभी हम यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन में वर्क डन का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन एफ डॉट डी एस। अब देखिए फोर्स मतलब इस पार्टिकल का यहां से यहां तक, इसको इन्फानाइट पार्ट में डिवाइड करेंगे और ds लिखेंगे, और ds हो जाएगा आधे मतलब क्वार्टर का हो जाएगा 2 पाई r डिवाइडेड बाय 4, और फोर्स कांस्टेंट है तो उसको बाहर निकालेंगे तो आपके पास वर्क डन आ जाएगा जब फोर्स टेंजेंशियल है, दैट इज f पाई r डिवाइडेड बाय 2। नेक्स्ट हम बात करते हैं एनर्जी। एनर्जी क्या होता है? कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क को हम एनर्जी कहते हैं। एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, इसका जो डायमेंशन होता है वो होता है ml स्क्वायर टी टू द पावर -2। ऐसा यूनिट इसको जूल लिखते हैं और सीजीएच यूनिट अर्ग लिखते हैं। और एनर्जी जो उसको मैकेनिकल एनर्जी दो पार्ट में डिवाइड होता है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। अब हम पढ़ते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? अगर कोई पार्टिकल v वेलोसिटी से मूव कर रहा होता है तो एक मूविंग पार्टिकल के रेस्पेक्ट में जो एनर्जी होता है उसको बुलाते हैं काइनेटिक एनर्जी। सो एनर्जी पोसेस्ड बाय पार्टिकल बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ mv स्क्वायर होता है। अब आप ध्यान से सुनिए, सिंस वेलोसिटी जो होता है वो फ्रेम डिपेंडेंट होता है। अब फ्रेम डिपेंडेंट कहने का मतलब, उसको समझाने के लिए एग्जांपल लीजिए। मान लीजिए एक कार में एक ब्लॉक है और इस कार में ही एक आदमी है, और ये पूरा कार जो है v वेलोसिटी से आगे की तरफ जा रहा है। तो आपको पता है इस आदमी के रेस्पेक्ट में ये ब्लॉक रेस्ट पे है। तो अगर हम इस ब्लॉक के काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे इस आदमी के रेस्पेक्ट में, तो उसको 0 लिखना पड़ेगा, क्योंकि ब्लॉक इस आदमी के रेस्पेक्ट में रेस्ट पे है, वेलोसिटी 0 है। लेकिन वहीं पे अगर कोई पर्सन ग्राउंड पे है तो इस ग्राउंड वाले पर्सन को ये पूरा ब्लॉक विथ व्हीकल वो आगे की तरफ v वेलोसिटी से जाता हुआ दिखेगा। तो इस ग्राउंड वाले पर्सन के लिए काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ mv स्क्वायर। डन। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि जो वेलोसिटी है इट इज फ्रेम डिपेंडेंट, एंड काइनेटिक एनर्जी में वेलोसिटी आ रहा है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी भी फ्रेम डिपेंडेंट होता है, याद रखिएगा। अब काइनेटिक एनर्जी कैन नेवर बी निगेटिव। एनर्जी कैसे निगेटिव हो सकता है, समझ में आ रहा है आपको? तो काइनेटिक एनर्जी कैन नेवर बिकम निगेटिव। हाँ, पॉजिटिव होगा, 0 हो सकता है, पर इट विल बी नेवर निगेटिव। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी। देखिए काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं आप हाफ mv स्क्वायर, आप मास से मल्टीप्लाई करिए, मास से डिवाइड करिए, तो अब आप देखिए m स्क्वायर v स्क्वायर, मास इंटू वेलोसिटी क्या होता है? मोमेंटम। तो मोमेंटम स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m, तो काइनेटिक एनर्जी हो गया मोमेंटम स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m। अब यहां से लिख सकते हैं मोमेंटम हो जाएगा √2 इंटू मास इंटू काइनेटिक एनर्जी। मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन। अब कुछ ग्राफ देखिए, मान लीजिए आपको ग्राफ बोला बनाने के लिए काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में, तो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में ग्राफ देखिए, तो ये काइनेटिक एनर्जी y पे है तो इसको y ले लीजिए, मोमेंटम है x पे तो इसको x ले लीजिए। तो y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर और y का पावर है 1। तो आपको पता है ऐसा जो इक्वेशन होता है इसका ग्राफ बनता है पैराबोला, और पैराबोला को जो आर्म है वो उसको कवर करेगा जिसका पावर 1 है। तो बताइए किसका पावर 1 है? काइनेटिक एनर्जी का पावर 1 है, तो पैराबोला का जो आर्म है वो काइनेटिक एनर्जी को कवर करेगा। तो ऐसे पैराबोला का कॉन्सेप्ट होता है। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं ग्राफ बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड पी स्क्वायर। तो आप वापस से इस इक्वेशन को देखिए, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी है y पे, पी स्क्वायर है x पे। तो अब आप देखिए y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, तो ये ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम ओरिजिन और स्लोप हो जाएगा 1/2m के बराबर। सिमिलरली ग्राफ हम बना सकते हैं रूट अंडर काइनेटिक एनर्जी प्लस p। तो अब आप इस इक्वेशन को देखिए, यहाँ पे p जो है वो x एक्सिस पे है और रूट के वो y एक्सिस पे है, यानी y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। तो अगेन ग्राफ कैसे बनेगा? स्ट्रेट लाइन,
और स्लोप किसके बराबर आ जाएगा, 1/√m के बराबर। नेक्स्ट हम ग्राफ पढ़ रहे हैं रूट अंडर काइनेटिक एनर्जी और 1/p में। तो आपको पता है मोमेंटम होता है रूट अंडर 2 इंटू एम, रूट अंडर 2m के ही होता है, हम अलग अलग करके लिख लिए। अब आप देखिए जो काइनेटिक एनर्जी रूट है वो है आपके पास y एक्सिस पे और 1/p है, तो आप क्या करिए इस रिलेशन को इन्वर्स कर दीजिए, तो 1/p 1/√m 1/√k। अब आप देखिए ये वैल्यू है क्या y और ये पूरा वैल्यू क्या है x। तब क्लियरली देख सकते हैं x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y, या आप यू बोल दीजिए y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x। अगर ऐसा इक्वेशन दिखता है तो आपको पता है ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ऐसे बनाएंगे। नेक्स्ट हम कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं परसेंटेज चेंज का। देखिए आपको काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में ये रिलेशन दो पता होना चाहिए, और आपको पता है कि अगर परसेंटेज चेंज 5% से ज्यादा होता है तो हम परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला लगाते हैं फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100। इतना आपको पता है। जैसे इस पे क्वेश्चन करके देखिए, आपको बोला इफ लीनियर मोमेंटम पार्टिकल इंक्रीजेज बाय 40% फाइंड परसेंटेज चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। देखिए लीनियर मोमेंटम 40% से इंक्रीज कर गया, तो 5% से ज्यादा है तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे स्टैंडर्ड। तो मान लेते हैं इनिशियल मोमेंटम था p, फाइनल मोमेंटम हो गया 40% इंक्रीज किया, यानी p प्लस 40/100 इंटू p, तो यहां से फाइनल आ गया 7/5। और आपको पता है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p²/2m, तो यहां से देखिए काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इसका रेशियो लेंगे। इसका रेशियो लेंगे तो p1 आपके पास है p, p2 है आपके पास 7/5p, तो इसका लेंगे तो आपके पास देखिए काइनेटिक एनर्जी का जो रेशियो आ गया वो आ गया 25/49। फिर आप इसमें देखिए परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालना है, तो यानी फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100। देखिए k2 माइनस k1 अपॉन, तो आप क्या करिए इसको ऐसे लिखिए k2 अपॉन k1 माइनस 1, इसको करिएगा तो वापस सेम ही आ जाएगा। अब आप देखिए k1 अपॉन k2 का रेशियो है इतना, तो k2 अपॉन k1 इसको उल्टा कर दीजिए, यानी 49/5 माइनस 1, तो आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको बोला है काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल डिक्रीजेस बाय 84%, तो फाइंड परसेंटेज चेंज इन लीनियर मोमेंटम। अगेन 5% से ज्यादा है तो नॉर्मल स्टैंडर्ड फॉर्मूला यूज करेंगे। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मान लेते हैं कि फाइनल डिक्रीज कर गया 84% से, तो k माइनस 84/100 इंटू k, तो k फाइनल आ गया इतना। अब आपको पता है काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में रिलेशन, तो आप रेशियो लीजिए, तो रेशियो लीजिएगा तो इधर रूट लगाइएगा, k इनिशियल के फाइनल आ गया, रूट लगाइएगा तो p1/p2 आ जाएगा। परसेंटेज चेंज इन लीनियर मोमेंटम निकालना है, तो परसेंटेज चेंज इन लीनियर मोमेंटम होगा फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन इनिशियल मोमेंटम इंटू 100। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं p फाइनल माइनस p इनिशियल इंटू 1 इंटू 100। अब आप देखिए p1/p2 है, p1/p2 है 10/4, तो p2/p1 क्या लिखेंगे, रेशियो लीजिए 2/5 लिखेंगे इसको, ये आ गया। तो p2/p1 लिखना, तो 2/5 माइनस 1, तो आपके पास परसेंटेज चेंज आ जाएगा।